नमस्कार दोस्तों। तो ये है पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान खान सर का दोस्तों, बिहार केसरी खान सर का ये पॉकेट जीके का बुक है दोस्तों। तो आइए इस वीडियो को हम पढ़ना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जो आज का पहला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, हर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए दोस्तों, हर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जहाँ पे जो है स्टैटिक जीके पूछा जाता है दोस्तों, जीके जैसे पूछा जाता है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही सेकंड रिवाइज्ड एडिशन दोस्तों नया लॉन्च हुआ है दोस्तों पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान खान सर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले इतिहास है, इतिहास प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, मैं दिखाएंगे इतिहास आधुनिक भारत पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा जो है फिर भारत का संविधान है, भूगोल है फ्रेंड्स। ठीक है ना, भारत का यहाँ पर अर्थव्यवस्था है, सामान्य ज्ञान है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण परिस्थिति है, कंप्यूटर है और विविध है दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पूरा खेलकूद भी है और पुरस्कार भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से चैप्टर 1 से हम यहाँ शुरू करेंगे दोस्तों। ठीक है ना, या फिर आप आपके हिसाब से अपन बताइएगा दोस्तों कि आप पहले क्या पढ़ना चाहते हैं, इतिहास पढ़ेंगे या भूगोल पढ़ेंगे फ्रेंड्स, या फिर जो है सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है ना, आप क्या पढ़ना चाहते हैं आप जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम पहला चैप्टर यहीं से शुरू करते हैं, प्राचीन भारत। ठीक है फ्रेंड्स, तो पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अपना टॉपिक जो है कमेंट करके बताइएगा आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं, तो टॉपिक वाइज मैं वैसा ही बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहला वीडियो इसे मैं जो है यहाँ से शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। आप केवल सुनते जाइएगा, मैं पढ़ता रहूँगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कि दोस्तों कि देखिए, यानी कि जो हमारा इतिहास था, भारत का जो इतिहास था फ्रेंड्स, ठीक है ना, यानी कि जो हम इतिहास के बारे में जो हम जानते हैं दोस्तों, वो हम कैसे वो हम लोग जो है मतलब कैसे हमको लोग को पता चला कि वो ऐसा हुआ था दोस्तों। यानी कि स्रोत, यानी कि कहाँ से हमको जानकारियाँ मिली। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो स्रोत जो है पहले 3 प्रकार का स्रोत है। ठीक है ना, पहला होता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है ना, पुरातात्विक जो स्रोत है दोस्तों, देखिए भी 2 प्रकार का होता है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। ठीक है ना, यानी कि 2 और वह धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण से हमको ये सब इन सारी जगहों से जो है हमको ये हमारे सारे स्रोत हैं। ठीक है ना, आइए उसके बाद पहला हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत क्या होता है दोस्तों। देखिए पुरातात्विक स्रोत में पहला है अभिलेख, यानी कि अभिलेख क्या, देखिए क्या मतलब होता है कि पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, अभिलेख है। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खननित है तथा अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है ना, तो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो है मध्य एशिया के 1400 ईसा पूर्व बोगज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। ठीक है, इसमें जो है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं, जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है ना, इतिहास आपको क्वेश्चन में जरूर मतलब पूछता है एग्जाम में दोस्तों। ठीक है ना, देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है तथा भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक है ना, यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेस नगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं दोस्तों दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोगौरा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, ऐरण जो मध्य प्रदेश में है, ऐरण से प्राप्त वराह भगवान का हुड़राज तोरमाड़ का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। याद रखिएगा, ऐरण अभिलेख में जो है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, देखिए रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। याद रखिएगा, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। ठीक है ना, प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा से रचित शिलालेख प्रशस्ति शिलालेख है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आइए उसके बाद देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण अभिलेख। दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए तो द चैंपियंस चैनल को दोस्तों चैंपियन बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला जो इंपॉर्टेंट है, पहला अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, जिसे हम तिथि रहित अभिलेख कहते हैं। तिथि रहित यानी कि जो है तिथि भी यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, तिथि रहित है ना। देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, तिथि रहित अभिलेख है। तो कलिंग, इसमें किसका विशेषता है दोस्तों, कलिंग राजा खारवेल के जो है इसमें मतलब इसमें वर्णन किया गया है। दूसरा है दोस्तों जूनागढ़ गिरनार अभिलेख कहते हैं इसको, तो इसमें रुद्रदामन सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा है नासिक अभिलेख, गौतमी पुत्र सतकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धियां इसमें जो है वर्णन की गई हैं। अगला चौथा है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, इसमें जो है समुद्रगुप्त इनकी दिग्विजयों की जानकारी मिलती है। पाँचवा है ऐहोल अभिलेख, इसमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में वर्णन किया गया है। छठवां है मंदसौर अभिलेख, इसमें
मालवा नरेश यशोवर्मन रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी इसमें मिलती है, ठीक है ना। अब 7वां दोस्तों ग्वालियर अभिलेख, इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। 8वां है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, इसमें स्कंदगुप्त होड़ों पर विजय का विवरण मिलता है। 9वां है देवपाड़ा अभिलेख, इसमें बंगाल शासक विजयसेन के बारे में जानकारी मिलती है। 10वां है बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख, इसमें हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद नंबर 11 है बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख, इसमें सातवाहनों की उपलब्धियां वर्णन की गई हैं। 12वां है अयोध्या अभिलेख, इसमें शुंग वंश की जो है उपलब्धियां इसमें जो है वर्णन की गई हैं। उसके बाद 13वां है भरौत अभिलेख, इसमें शुंग नरेड़ शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित है, ठीक है। एरड़ अभिलेख दोस्तों, इसमें भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है एरड़ अभिलेख में ही मिलता है, ठीक है ना। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इंपॉर्टेंट अब देखते हैं सिक्के, ठीक है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, महत्वपूर्ण अभिलेख। इसके बाद है हम पढ़ेंगे क्या, सिक्के के बारे में पढ़ेंगे, सिक्कों के बारे में, सिक्कों के इतिहास के बारे में जानेंगे। देखिए सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे, जबकि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कारसापड़ कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। इंडो यूनानी तथा इंडो स्थियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। ठीक है, तो आप बस सुनते जाइएगा, मैं आपको यहाँ से ये बोलता जाऊँगा, ठीक है ना। रोमन सिक्के अरिकमेडु पुदुचेरी के पास से प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है, व दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक ना। उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण होता है उसको कौन सी शैली में बनाया जाता है, तो नागर शैली में, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में। जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है वे बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गईं, जन साधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वतता सार्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन, कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं दोस्तों साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो पुरातात्विक स्रोत हमने देख लिया, अब साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से आते हैं दोस्तों। इसमें आता है वैदिक साहित्य आता है। वैदिक साहित्य इसके अंतर्गत जो है वेद तथा विश्व से संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद कुल 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। आइए अब पहला देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। दोस्तों ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वही ऋग्वेद ही है, ठीक है ना। ऋग्वेद में ऋक का अर्थ छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, याद रखिएगा किस मंडल में, तीसरे मंडल में जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ठीक है। कौन से मंडल में, याद रखिएगा जो है तीसरे मंडल में। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, ठीक है। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया। किस मंडल में, 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख किया गया, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जो है आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से, देखिए जो ब्राह्मण है ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय जो है वो भुजा से, वैश्य जंघाओं से यानी जंघा से, और शूद्र जो है वो चरणों से उत्पन्न हुए। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, याद रखिएगा इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 जो है ऋचाओं की रचना की गई है, ठीक है ना। और वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। याद रखिए दोस्तों, यूनेस्को ने ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। तो ऋग्वेद के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यजु का अर्थ होता है यज्ञ।
यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अध्वर्यु कहलाता है, ठीक है ना। और जो ऋग्वेद में था उसको हम क्या कहते थे, होत्री कहते थे, ठीक है ना। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अध्वर्यु कहलाता है। एक ऐसा वेद है जो है जो गद्य और पद्य दोनों शैली में है। कौन सा वेद? यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों शैली में है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। यजुर्वेद जो है कर्मकांड प्रधान है। इसके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। आइए तीसरा है दोस्तों सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या संगीत। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों ऋचाओं का संकलन है। इसके मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में कुल जो 1875 ऋचाएँ या मंत्र हैं, जिनमें से 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। अवेद गंधर्व वेद इसकी प्रमुख शाखाएं हैं। कौन कौन शाखाएं हैं? कौमुथी है, कौथुमी है, जैमिनी है तथा राडायनी है, ठीक है। इसकी जो है प्रमुख शाखाएं हैं। चौथा है दोस्तों अथर्ववेद। अथर्व नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा है। इन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया तथा इसके दूसरे दृष्टा रचयिता अंगिरस ऋषि थे। इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। इसे भैजस वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। किस वेद में? अथर्ववेद में, ठीक है। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें कुल 20 कांड, 731 सूक्त एवं 5987 मंत्र हैं। इसमें लगभग 1200 मंत्र जो है वो ऋग्वेद से उद्धृत हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो है अथर्ववेद है यह भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें जादू टोने टोटके का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धतियों व औषधियों का जो है उल्लेख किया गया है। इसका उपवेद जो है वो शिल्प वेद है। इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। चारों वेदों के एक एक उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद है अर्थशास्त्र, ठीक है। आइए अब देखते हैं ब्राह्मण साहित्य के बारे में। इनकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई। ब्रह्मा का अर्थ यज्ञ है, ठीक है। ब्रह्म का अर्थ यज्ञ है, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। क्या दिए गए? ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम और प्राचीन राजाओं के नाम। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैंकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ में क्या पढ़ेंगे? वेद कौन सा है? पहला वेद है ऋग्वेद। इस कौन से उपनिषद हैं? ऐतरेय और कौशितकी। उपवेद है ऋग्वेद का आयुर्वेद। ब्राह्मण ग्रंथ है इसका ऐतरेय एवं कौशितकी ब्राह्मण। दूसरा है यजुर्वेद। इसका उपनिषद कौन कौन सा है? कठ, श्वेताश्वर, ईश, तैतरेय, मैत्रायणी और बृहदारण्यक, ठीक है। इसका उपवेद है धनुर्वेद। ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ एवं तैतरीय ब्राह्मण। तीसरा है सामवेद। इसका उपनिषद है छांदोग्य और केन। उपवेद है सामवेद का गंधर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ है षड्वेश ब्राह्मण। इसे तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। अगला है अथर्ववेद। इसका उपनिषद है मुंडक, प्रश्न, मांडुक्य। उपवेद है इसका शिल्पवेद और ब्राह्मण ग्रंथ है इसका गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आरण्यक साहित्य। इनकी रचना जंगलों में पढ़ाए जाने के कारण जो है इन्हें आरण्यक कहा जाता है। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है। आरण्यक कुल 7 हैं। पहला है ऐतरेय, दूसरा है सांख्यायन, तीसरा है तैत्तिरीय, चौथा है मैत्रायणी, पांचवा है माध्यन्दिन, छठवां है तत्वकार, सातवां है छांदोग्य, ठीक है। 7 जो है कुल 7 आरण्यक हैं। देखिए उपनिषद जो है 108 उपनिषद हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उपसमीप, निष्ठापूर्वक सद बैठना, अर्थात दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। इसे हम वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। इनका संबंध दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है, किंतु प्रामाणिक उपनिषद 12 हैं। 12 उपनिषद कौन कौन से? 12 उपनिषद हैं ईश,
केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, श्वेताश्वतर, कौशितकी और बृहदारण्यक। ठीक है। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है। कठोपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद है। किसमें? कठोपनिषद में जो है यम व नचिकेता का संवाद है। छांदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है। वेदांग वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई है। इनकी संख्या 6। वेदांग कितने हैं? 6। पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा के बारे में देखिए, वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। कल्प क्या है? ये ऐसे कल्प सूत्र होते हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख है। तीसरा है व्याकरण। इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए। चौथा है निरुक्त। निरुक्त में क्या होता है? शब्दों की उत्पत्ति का ये शास्त्र है। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। ठीक है। छंद क्या है? वैदिक मंत्र प्राय छंदबद्ध हैं। छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। ज्योतिष है 6वां। इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इस ज्योतिष में कुल 44 श्लोक हैं। सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि हैं। सूत्र वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों के 3 भाग हैं। पहला है स्रोत सूत्र, यज्ञ संबंधी नियम है इसमें। दूसरा है गृह सूत्र, इसमें लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन किया गया है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं, देखिए यहाँ पे तीसरा है धर्म सूत्र, इसमें धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन किया गया है। प्रमुख सूत्रकार में गौतम, बौधायन, स्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। पुराण के बारे में देखिए, पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना जो है वो लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ऋषि ने की थी। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। मार्कंडेय, ब्रह्म, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य। इसमें मतलब सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य। ठीक है। वायु पुराण गुप्त वंश जो है से संबंधित है। याद रखिएगा दोस्तों, जो वायु पुराण है वो गुप्त वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्रह्म पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। सर्वप्रथम पाजिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। पुराण संबंधित वंश मत्स्य, शुंग एवं सातवाहन वंश, विष्णु, मौर्य वंश, वायु, गुप्त वंश। ठीक है। तो ये सभी जो है संबंधित है। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। याद रखिएगा, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला है स्मृति साहित्य। देखिए इसमें क्या, पहला है मनुस्मृति। प्राचीनतम स्मृति शुंग व जो मनुस्मृति है वो प्राचीनतम स्मृति है। शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी। जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहते हैं बाइबिल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। उसके बाद टीकाकार भारुचि मेधातिथि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट। याज्ञवल्क्य स्मृति टीकाकार, इसके विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क। नारद स्मृति, इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख है। कात्यायन, इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख है। बौद्ध साहित्य देखते हैं। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है, यह पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक देखिए कौन कौन तीन त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ उल्लेखित है। ठीक है ना। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। यह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी।
आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश पड़ता है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्रकृत परिशिष्ट पर्वन है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। ठीक है, अगला है लौकिक साहित्य, अन्य साहित्य है लौकिक साहित्य। तो इसमें देखिए ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जाता है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। इसकी रचना कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने की थी। यह 15 अधिकरण व 180 प्रकरण में विभक्त है। यह मौर्यकालीन इतिहास व राजनीतिक के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कलहट द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। इसमें 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंग कहा गया है। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। जो एक ज्योतिष ग्रंथ है गार्गी संहिता, इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है जिसके लेखक पाणिनि है। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास तथा मौर्य काल की राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक में है। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं हम विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है ना। तो दोस्तों देखते हैं वो जो है फिर चलिए विदेशी यात्रियों के विवरण। तो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी देखिए, भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिली, जिसमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी यात्री सम्मिलित हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, देखिए पहले हैं यूनानी रोमन लेखक। भारतीय स्रोत से हमें सिकंदर के आक्रमण 325 ईसा पूर्व की कोई जानकारी नहीं मिलती, इसलिए हमें यूनानी स्रोतों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा सेंड्रोकोटस का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखकों स्ट्रेबो व जस्टिन ने किया है। ठीक है। एरियन तथा प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोटस तथा फिलार्कस ने जो है सेंड्रोकोटस के नाम से उल्लेखित किया। स्ट्रेबो, डियोडोरस, प्लिनी और एरियन नामक यूनानी विद्वान क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। टेसियस दोस्तों यह ईरानी राजवैद्य था। हेरोडोटस दोस्तों इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। अपनी पुस्तक हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी। भारत फारस संबंध वर्णन इसमें किया गया है। निरियाकस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुल्स ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन व इनका विवरण अधिक प्रमाणिक व विश्वसनीय था। टॉलमी 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टॉलमी की ज्योग्राफी व पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखी। भारतीय बंदरगाहों व व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन है इसमें। ठीक है। 5वां दोस्तों डायोनिसियस, मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था डायोनिसियस। अगला दोस्तों डाइमेकस, सीरियाई राजा एंटीओकस प्रथम के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रहा था डाइमेकस। ठीक है। अगले हैं दोस्तों, अगला है मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इसकी पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन समाज व संस्कृति के बारे में बताया गया है। 18वां दोस्तों प्लिनी, इसकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका, ईस्वी की दोस्तों प्रथम सदी ईसा की प्रथम सदी, यह लैटिन भाषा में है, जिसमें भारत व इटली के मध्य होने वाले व्यापार, वनस्पतियों व खनिजों का वर्णन है। दोस्तों उसके बाद आते हैं चीनी लेखक यात्रियों के विवरण। भारत में आने वाले अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। इनमें प्रमुख हैं, पहला है फाहियान, यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी के दरबार में भारत आया था। 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का विवरण दिया। दूसरा है दोस्तों वेनसांग, 7वीं सदी में हर्ष के यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 16 वर्ष तक यानी कि 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसकी यात्रा विवरण CUK नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण है, जो हर्षकालीन भारतीय स्थिति जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद दोस्तों तीसरा है वीली, इसके द्वारा लिखित वेनसांग की जीवनी से भी हर्षकालीन इतिहास का विवरण ज्ञात होता है। चौथा है मा त्वान लिन, हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण मिलता है। 5वां इत्सिंग, 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले इस चीनी यात्री ने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय की भारत स्थिति का वर्णन किया है। 6वां है सुंग युन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की।
उसके बाद दोस्तों आते हैं अरबी लेखक। पहला है अल-बरूनी। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अल-बरूनी अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंदी जो है किताब उल हिंद अर्थात भारत की खोज में राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज पर सुंदर प्रकाश डाला। अल-बरूनी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे जो है राज ज्योतिषी बना दिया गया। यह रवीना उज्बेकिस्तान का था। दूसरा दोस्तों है सुलेमान। 9वीं शताब्दी में भारत आया था और तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के विषय में लिखा था। तीसरा दोस्तों है अल मसूदी। 10वीं सदी में बगदादी यात्री अल मसूदी भारत में आया। यह राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। चौथा दोस्तों आया था इब्न बतूता। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा जिसे रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इससे प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया था। अगला दोस्तों है अन्य लेखक। पहला है तारानाथ। एक जो है तारानाथ दोस्तों एक तिब्बती लेखक है। उसने जो है कंगियूर तथा तनगियूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा दोस्तों मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी में के अंत में जो है पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है ना। अब प्राचीन भारत, उसके बाद क्या क्या हमें पढ़ना है यहाँ से काल के बारे में पढ़ना है। चलिए दोस्तों, चलिए यहाँ तक जो है बहुत अब सब जो है यहाँ से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्राचीन भारत। ठीक है दोस्तों, प्राचीन भारत के बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जो है नया चैप्टर शुरू हो जाएगा ना यहाँ से। तो फ्रेंड्स यहाँ तक जो है अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये जो है खान सर का पॉकेट जीके का दोस्तों बुक है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा लगा खराब लगा कि क्या कुछ सुधार करने की आवश्यकता है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो पूरा मतलब बताइएगा कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा तो वीडियो को लाइक करिएगा, आधे सारे लोगों को शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।